नमस्कार, मैं सावन और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश राजनीति तब से अब तक। कांग्रेस के चाणक्य माने जाने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने आखिरी दिनों में कांग्रेस के खिलाफ ही अपनी चाणक्य नीति अपनाई और कांग्रेस को मिटाने की कसम खा ली थी। इसके लिए उन्होंने अपने बेटे विजय बहुगुणा को मैदान में उतारा था। विजय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बने, बीजेपी में शामिल हुए। हेमवती की बेटी रीता बहुगुणा भी 2016 में बीजेपी में शामिल हुई। आखिर ऐसा क्या था कि यूपी की पहली विधानसभा में शामिल हुए चाणक्य कांग्रेस को बर्बाद करने पर तुले थे। कांग्रेस से वो यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे और केंद्र में मंत्री भी बने, फिर भी इतनी नाराजगी क्यों? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था और 25 अप्रैल 1919 को तत्कालीन पौड़ी जिले के बुधानी गांव में हेमवती नंदन का जन्म हुआ था। वो दौर था आर्य समाज का जो भारतीय परंपरा को फिर से जीवित करना चाह रहा था। वो दौर था गांधी का जो भारत की राजनीति को राजे रजवाड़ों की लड़ाई से अलग गांव वालों के हाथ में देने जा रहे थे। तो उसी गर्व से बने DAV कॉलेज में हेमवती की पढ़ाई हुई। पढ़ाई के दौरान ही हेमवती का संपर्क लाल बहादुर शास्त्री से हो गया था, तो जाहिर सी बात है कि देश की राजनीति में उनका इंटरेस्ट आ गया था। 1936 से 1942 तक हेमवती नंदन छात्र आंदोलनों में शामिल रहे थे। वो वक्त ही ऐसा था जिससे जितना हो सकता था वो करता था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हेमवती के काम ने उन्हें लोकप्रियता दिला दी। अंग्रेजों ने हेमवती को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 5000 का इनाम रखा था। 1 फरवरी 1943 को दिल्ली के जामा मस्जिद के पास हेमवती गिरफ्तार हुए थे, पर 1945 में छूटते ही फिर बैंड बजा दी थी। जल्दी ही देश भी आज़ाद हो गया। उसके बाद हेमवती यूपी की राजनीति में सक्रिय हो गए। 1952 से वो लगातार यूपी कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। 1957 में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे। ऐसा माना जाता है कि सरकार जिसको मंत्री नहीं बना पाती उसको ये पद दे देती है, पर इससे ये पता चलता है कि हेमवती को इग्नोर करना सरकार के लिए आसान नहीं था। 1958 में प्रमोशन हुआ। सरकार में श्रम और उद्योग विभाग के उप मंत्री रहे। फिर 1963 से 69 तक यूपी कांग्रेस के महासचिव के पद पर रहे। 1967 में आम चुनाव के बाद बहुगुणा को अखिल भारतीय कांग्रेस का महामंत्री चुना गया। इसी साल कांग्रेस में समस्या पैदा हो गई। चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी। फिर 1969 में इंदिरा गांधी को लेकर ही बवाल हो गया। कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई। त्रिभुवन नारायण सिंह जैसे नेता कामराज के सिंडिकेट ग्रुप में चले गए, पर कमलापति त्रिपाठी और हेमवती नंदन बहुगुणा इंदिरा गांधी के साथ बने रहे। त्रिभुवन नारायण सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए उपचुनाव में एक पत्रकार रामकृष्ण द्विवेदी से हार गए। इसके बाद कमलापति त्रिपाठी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर PSC विरोध के चलते उनको भी ये पद छोड़ना पड़ा। विद्रोह के अलावा कमला सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। कमलापति धोती पहनते थे, मेहनत लगते थे, प्रशासन गड़बड़ हो गया था, तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो शासन भी संभाले और इंदिरा के सामने चूभी ना करें। हेमवती नंदन 1971 में पहली बार सांसद बने थे, पर उनको उम्मीद थी कि इंदिरा का लगातार सपोर्ट करने की वजह से उनको कोई ताकतवर पद मिलेगा, पर संचार विभाग में जूनियर मिनिस्टर ही उन्हें बना पाया। उस वक्त ये इतने नाराज हुए थे कि 15 दिन तक मंत्री का चार्ज ही इन्होंने नहीं लिया था, तो इंदिरा ने इनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया। इनके अलावा हेमवती को जगजीवन राम केम का माना जाता था, जो इंदिरा गांधी को सलाह दी गई कि इनको यूपी का मुख्यमंत्री बना दीजिए, ये आपके विश्वास पात्र हो जाएंगे। हेमवती 12 से विधायक बने। दिलचस्प बात यह है कि कमलापति और हेमवती के रिश्ते बहुत ही अच्छे थे। हेमवती अपने पिता के अलावा सिर्फ कमलापति के ही पांव छूते थे। एक बार त्रिपाठी के कहने पर बहुगुणा भांग खाकर लौटे भी थे। कमला ने भी बहुगुणा के नाम पर हाँ कर दी। बहुगुणा ने आते ही यूपी के हालात संभाले और 6 महीने बाद राज्य में अधमरी हो चुकी कांग्रेस को चुनाव भी जिता दिया। कहा तो ये भी जाता है कि विपक्ष के दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता की छल बल लगाकर जमानत भी जब्त करवा दी थी। किंवदंतियों है कि चंद्रभानु गुप्ता उनसे पूछते थे, रे नटवर लाल हराया तो ठीक, लेकिन जमानत कैसे जब्त कराई मेरी, ये तो बता। बहुगुणा का जवाब था, आपकी ही सिकाई गाते हैं गुरुदेव। 1975 में इंदिरा गांधी ने सबको सरप्राइज करते हुए देश में इमरजेंसी लगा दी। कांग्रेस के कई नेता इस बात पर चिढ़ गए थे, पर इंदिरा के सामने बोलने का साहस किसी में नहीं था।
लगभग सब इंदिरा के साथ ही थे। सबको लगता था कि बाद में सबको बड़ा पद दिया जाएगा। इसी दौरान 1975 में बहुगणना का इंदिरा से 3-5 हो गया, इस्तीफा देना पड़ा। कहा यह भी जाता है कि संजय गांधी की लठई में इनको बहुत दुखी कर दिया था। संजय गांधी को ये कुछ समझते ही नहीं थे। इससे पहले वो 4 मार्च 1974 को भी रिजाइन कर चुके थे, पर 5 मार्च 1974 को फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। फिर जब 1977 में लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो बहुगुणा ने पहली बार कांग्रेस से बगावत की। बहुगुणा ने पूर्व रक्षा मंत्री जगजीवन राम के साथ मिलकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बनाई। उस चुनाव में इस दल को 28 सीटें मिली, जिसके बाद में जनता दल में विलय हो गया। इस पार्टी के बैनर तले बहुगुणा ने आज के उत्तराखंड की 4 लोकसभा सीटें जीती। चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री रहते बहुगुणा देश के वित्त मंत्री भी रहे। अंग्रेजी वीकली बिल्टर्स के संपादक वयोवृद्ध पत्रकार कंजिया के रूसी नेताओं और एम्बेसडर की मौजूदगी में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए बहुगुणा को देश के प्रधानमंत्री पद का काबिल मटेरियल घोषित कर दिया। मीडिया में हंगामा मच गया। कहते हैं कि इस बात से नाराज होकर इंदिरा गांधी ने अपने चहेते यशपाल कपूर को बहुगुणा पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंप दी। कपूर लखनऊ में रहने लगे। कहते हैं कि एक दिन भड़ककर बहुगुणा ने यशपाल कपूर का बोरिया बिस्तरा लखनऊ से अपने मुख्यमंत्री आवास के बाहर फेंकवा दिया। इमरजेंसी के विरोध में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। इसी सिलसिले में वो लखनऊ भी गए। बहुगुणा ने उन्हें रोका नहीं बल्कि रेड कॉर्पोरेट वेलकम किया। जयप्रकाश नारायण इतने प्रभावित हुए कि यूपी सरकार के खिलाफ एक भी प्रदर्शन नहीं किया, वापस हो गए। पर इंदिरा बहुगुणा से नाराज हो गई। हालांकि जनता पार्टी के बिखराव के बाद बहुगुणा 1980 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में दोबारा शामिल हो गई। 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी ने हेमवती नंदन बहुगुणा को कांग्रेस में आने का निमंत्रण दिया और उनको प्रमुख महासचिव बनाया। 1980 में मध्यावधि चुनाव में बहुगुणा ने पूरी शक्ति के साथ चुनाव अभियान को संचालित किया। बहुगुणा गढ़वाल से जीती। 1980 के चुनाव के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा ने चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा था, इस चौधरी ने तो हमारा जीना हराम कर दिया। हम ही जानते हैं कि हम कैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में जीते हैं। यादव का 6 साल का लड़का भी हमारी पार्टी की जीप देखकर खड़ा हो जाता था और चौधरी की आलोचना तो दूर, उसका नाम आते ही ईंटें चलाने लगता था। हेमवती नंदन बहुगुणा ने एक बार कहा था, विपक्ष की तो और बुरी हालत है। प्रधानमंत्री ने बुलाया नहीं कि विरोधी नेता कुत्ते की तरह से पूंछ हिलाते पहुंच जाते हैं। चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई पर इनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली। इंदिरा का बदला लेने का अनोखा तरीका था, एकदम अपमानित कर देना। 6 महीने के अंदर ही बहुगुणा ने कांग्रेस पार्टी के साथ ही लोकसभा की सदस्यता भी छोड़ दी। 1982 में इलाहाबाद की इसी सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की, लेकिन 1984 का चुनाव उनके लिए काल बनकर आया। राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दिया, पर बहुगुणा का राजनीतिक कद बहुत बड़ा था। बहुगुणा ने अमिताभ के खिलाफ दबा के प्रचार भी किया था। बहुगुणा ने अमिताभ के लिए कहा था, हेमवती नंदन इलाहाबाद का चंदन, दम नहीं है पंजे में, लंबू फंसा सिकंजे में, सरल नहीं संसद में आना, मारो ठुमका गाओ गाना। बच्चन ने बहुगुणा को 1,87,000 वोट से हराया। बहुगुणा कांग्रेस छोड़कर लोकदल में आ गए थे। यहाँ देवीलाल और शरद यादव ने उन पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए, जिससे वो अंदर से टूट गए थे। इस हार के बाद बहुगुणा ने राजनीति से संन्यास ले लिया, पर्यावरण संरक्षण के कामों में लग गए। 3 साल बाद अमिताभ ने सीट छोड़ दी, राजनीति से संन्यास ले लिया और उसी दौरान हेमवती नंदन बहुगुणा की मौत हो गई। क्या कहे राजनीति का। बहुगुणा की एक बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। डॉक्टर्स का कहना था कि दूसरी कराने की ज़रूरत नहीं है। राजनीति से दूर रहेंगे तो आराम से रहेंगे, लेकिन बहुगुणा को आराम से बैठना गवारा नहीं था। उन्होंने डॉक्टर्स से कह दिया था कि बहुगुणा समोसे खाने और मज़े करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, ऑपरेशन तो करवाऊंगा। रीता बहुगुणा जोशी हेमवती नंदन की बेटी है। 67 साल की रीता यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी है, पर 2016 में उन्होंने अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली। रीता बहुगुणा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतिहास की प्रोफेसर रह चुकी है। हेमवती नंदन यहीं से पढ़े थे। रीता समाजवादी पार्टी की ओर से 1995 से 2000 तक इलाहाबाद की मेयर भी रही। राष्ट्रीय महिला आयोग की उपाध्यक्ष रह चुकी रीता ने बाद में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान भी
संभाली। फिर 2007 से 2012 के बीच यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष रही और इसी दौरान बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ टिप्पणी करने के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 2012 में उन्होंने लखनऊ केंद्र से विधानसभा का चुनाव जीता। 2014 में उन्होंने लखनऊ सीट से लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2017 में वो बीजेपी की तरफ से लखनऊ केंद्र से उम्मीदवार बनी थी। मार्च 2016 में हेमवती के बेटे विजय ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली थी। इलाहाबाद में जन्मे विजय बहुगुणा राजनीति में आने से पहले महाराष्ट्र हाईकोर्ट में जज रह चुके हैं। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने इलाहाबाद से राजनीति में कदम रखा, पर बहुत सफलता नहीं मिली तो उत्तराखंड लौट आए। 1997 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया गया। विजय बहुगुणा को 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में उत्तराखंड योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2004 में वो 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 2009 में वह 15वीं लोकसभा के लिए टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से चुन लिए गए। 2012 के विधानसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस की वापसी हुई तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि लोकसभा चुनाव 2014 से पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा और उनकी जगह हरीश रावत ने ले ली। मार्च में उत्तराखंड में कांग्रेस विधायकों के बगावती तेवरों से संवैधानिक संकट खड़ा हुआ तो विजय बहुगुणा ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गई। हेमवती बहुगुणा उन लोगों में से थे जो रोज अखबारों के अलावा मेन स्ट्रीम, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल वीकली, टाइम और इकोनॉमी टाइम्स सब पढ़ते थे। वो एक बढ़िया वक्ता थे। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी अच्छे से जानते थे। देश की खाद्यान्नों समस्याओं, तेल समस्या, विदेश नीति, कानून व्यवस्था, माइनॉरिटीज़ प्रॉब्लम, कम्युनिज्म, हिस्ट्री पर घंटों बोल सकते थे। उनके भाषण हमेशा फैक्ट से लेस होते थे। बहुगुणा अपने कपड़ों का विशेष ख्याल रखते थे। लखनऊ के पुराने लोग बताते हैं कि बहुगुणा मुख्यमंत्री थे तो समय समय पर शास्त्रीय संगीत के आयोजनों में भी जाते थे। मुशायरे तो उन्हें बहुत ही पसंद थे। नारायण दत्त तिवारी को वो लक्ष्मण कहते थे। बहरहाल इसी तरह यूपी की राजनीति से जुड़े रोचक और अनसुने किस्से हम हमारी सीरीज उत्तर प्रदेश राजनीति तब से अब तक में हमारे इसी चैनल सिंस इंडिपेंडेंस पर अपलोड कर चुके हैं। हमारा अनुरोध है कि आप उन्हें जरूर देखें। आप देखते रहिए उत्तर प्रदेश राजनीति तब से अब तक।